अभिनंदन करता हूँ और विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा संबंध तो आकाशवाणी से है और जहाँ भी जो अभी बता रही थी कमेंट्री वाली बात, जहाँ भी कहीं कमेंट्री करना हुआ तो हम लोग तो 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले या गणतंत्र दिवस पे तो सुबह 7 बजे से बैठ जाते हैं, कमेंट्री तो 10 बजे शुरू तो विलंब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। जहाँ तक बोधन की बात है, मेरा नुकसान हुआ क्योंकि सब लोग बोल चुके हैं, मुझे पता लगा धीरे-धीरे। अच्छा हुआ आपने कार्यक्रम शुरू किया। मेरा बड़े थोड़ा गलत यूँ हुआ, मैंने कहा 10:30 का समय और हिंदी भवन भी दिल्ली में है, दिल्ली भारत में है, तो 1 घंटा तो मान के चलिए। और मैं तो जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग थी, वहाँ 2 घंटे लगते थे। 1 घंटा भारत के हिसाब से, 1 घंटा 370 धारा। बच्चे बेचारे 3-3 घंटे पहले से खड़े हो जाते थे सड़क पे। मंत्री जी आते थे, उनके 3-3 घंटे बच्चे खड़े, मंत्री जी निकल गए बेचारे, वो मतलब तो अपने उसमें निकल गए और बच्चे बेचारे खड़े ही रह गए। तो मैं देख बड़ी पीड़ा होती थी। खैर, तो बहुत अच्छी पहला खुशी की बात है कि आकाशवाणी का हर कार्यक्रम अगर 6 बजे है शाम को तो 6 बजे ही शुरू होना है, कोई 6:01 नहीं लगेगा। परंपरा की बात है, सब लोग घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा 5:59 और खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं लम्हे जिंदगी की संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये अवसर होता है जब हम जिसको हमारे एक शायर मित्र का जो बात था कि वो संस्था बनाना बहुत आसान है। मैं तो बहुत इस क्षेत्र में बहुत साल हो गए, कई दशक बीत गए, तो संस्थाएं बनती हैं और फिर कुछ समय बाद यही होता है कि संस्थाएं कहीं चली जाती हैं हाशिए पर और या तो खत्म ही हो जाती करीब करीब या फिर बस चलती है, रेंगती है, चलती तो क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संस्था बने, जिस उद्देश्य को लेकर बने, जिस लक्ष्य को लेकर बने, वो अपने लक्ष्य पर बढ़ती रहे और बेशक पदाधिकारी बदलते रहे, बेशक जो भी बदलाव होते रहे समय के साथ, लेकिन संस्थाएं चलती रहे, ये बड़ी बात है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई, वो जो एक शेर था, तो बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। हमारे दुनिया में नहीं है उनका शेर अशोक जी का। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि चूंकि यहाँ सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, इसलिए 2-1 बातें कहना बहुत जरूरी है और वो ये है कि हम दरअसल दुनिया कई हजार साल में जितनी नहीं बदली उतनी कोई 5-6 दशक के अंदर बदल गई और ये बदलाव, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी नकारात्मक बातें भी हैं। भारत जिन बातों के लिए भारत को ज्यादा जाना जाता है, तो जो हमारी परिवार व्यवस्था है, ऐसा क्यों होता है कि कहीं कोई यूरोपीय देश से, कभी अमेरिका से, कभी कनाडा से लोग विवाह करने के लिए भारत आते हैं और इस्लामिक देशों से आते हैं, बहुत सारे देशों से आते हैं, अलग-अलग देशों से भारत आते हैं हमारी परिवार परंपरा की वजह से। तो हमारी परिवार जो है वो संयुक्त परिवार टूट गए और बिखर गए और इतना बिखरे कि अब तो पिता भी जॉब में है, माँ भी जॉब में है, बच्चे अब या तो टेलीविजन के सहारे पल रहे या मेड पाल रही है, तो संस्कार कहाँ से आएंगे। तो ये जो एक भयानक किस्म का ये जो वो हुआ बदलाव, उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम भारत वाले बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। हमारे जो जीवन मूल्य हैं, जिनकी वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सम्मान हमें मिलता है। मैं वेनेजुएला गया था भारत की तरफ से विश्व कविता महोत्सव में, 50 देशों के कवि आए थे, भारत से मैं गया था। तो होता ये था कि जब मुलाकात होती थी दूसरे देश के कवियों से, तो वही होता था, उन्होंने अपना नाम बताया, अपने देश का नाम बताया, मैंने अपना नाम बताया, इंडिया बताया, और इंडिया का नाम आते ही वो जो कवि होते थे
ग्रेट कंट्री। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, तो मतलब यही होता था, कोई सब अंग्रेजी वाले नहीं थे, वो भी एक अजीब बात थी। चार बोले तो अपनी भाषा में, किसी ने स्पेनिश में कहा, किसी ने किसी में कहा, लेकिन उनका एकदम वो सर झुक जाना या किसी का हाथ जोड़ लेना, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दुनिया में सबसे पहले हम जानते हैं कि ये भारत ने जो है जो इस तरह के मंत्र दिए हैं कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की पूरी धरती हमारा परिवार है। सनातन धर्म की बात बहुत करते हैं, जो भी अनुष्ठान होते हैं, बचपन से देख रहा हूँ, आपने भी देखे होंगे, अंत में क्या बोलते हैं? सभी प्राणियों का कल्याण हो। प्राणियों का क्या बोलते हैं? सभी ब्राह्मणों का कल्याण हो। क्या बोलते हैं? सभी हिंदुओं का कल्याण हो। क्या बोलते हैं? सभी भारतीयों का कल्याण हो। ऐसा तो नहीं बोलते ना। सभी प्राणी, और प्राणी में पशु पक्षी ये वो सब आते हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्यों है कि हम पशुओं की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, फिर मनुष्यों के प्रति हम इतने, हमारे भीतर इतने उपेक्षा भाव ऐसा क्यों है? और तरह तरह से हम देखते हैं, वो बहुत लंबा विषय है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन आए दिन यहाँ तो मतलब मैनहोल का गड्ढा खुला रह गया, उसी में सैकड़ों लोग दुनिया से चले गए। मैं गया था पोलैंड, एक घटना थी, मैंने पढ़ी थी, अब वो मेरे जहन में थी कि, और वो ये था कि वहां 10 मजदूर मारे गए कोयले की खान की दुर्घटना में। अब कोयले की खान तो बहुत खतरे वाला है ही है, वहां 10 मजदूर मारे गए। तो वहां पोलैंड में झंडा झुकाया गया, राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया, और वहां राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया एक दिन का। तो मेरे लिए बड़ी चौंकानी, तो जब मैं पोलैंड गया, उसमें तो अभी आपने बताया इंग्लैंड, पोलैंड, ट्रिनिडाड, ऐसे 4-5 देशों में जब गया था 2005 में, तो मैंने वहां कंफर्म किया, मैंने कहा ये खबर सच्ची है क्या? 10 मजदूरों के मारे जाने पे आप झंडा झुक जाता देश का। यहाँ तो 110 यहाँ मर गए और इतने यहाँ मर गए, और कैसे 5 लाख लोग तो हर साल, मैंने डॉक्यूमेंट्री भारत के मीडिया के इतिहास में पहली बार ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, 5 लाख से ज्यादा लोग तो यूं ही मर जाते हैं, इस तरह की घटनाओं में मर जाते हैं, जिनको हम रोक सकते हैं, बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। तो मनुष्य के प्रति हमारे भीतर उस तरह की मनुष्यों के प्रति संवेदना क्यों नहीं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बात कि ये जो हम जिस समय में हम जी रहे हैं, अब एक तरफ विज्ञान ने हमको इतनी सारी सुविधाएं दे दी, और विज्ञान ने हमें सबसे बड़ी सुविधा जो हमें दी आज जो है, मैं तो देखिए ये हमारे पास है। अब ये इसमें आपके पास प्रिंट भी है, अखबार भी है, पत्रिकाएं भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, सारे माध्यम हमें एक हाथ में हमारे दे दिए। कितना बड़ा वरदान हमें साइंस ने दे दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हमने क्या किया? हमने इस माध्यम को भी, भारत वाले बड़े अजीब लोग ने कहा ना कि उसको भी झूठ फैलाने के लिए, घृणा फैलाने के लिए, विकृति फैलाने के लिए उसको बर्बाद कर दिया। बहुत सारे उसके हैं सकारात्मक भी प्रयोग है, मैं ये नहीं कह रहा, वो डिजिटल क्रांति वो हुई, जैसे आप ये पटल भी है, वो सभी है, तो ये भी वो बहुत बड़े, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो ये नकारात्मक जो कुछ हुआ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वजह से कितने बेगुनाह अब तक मारे चुके हैं, कितने दंगे फसाद अब तक हो चुके हैं, वो एक अलग कहानी है। तो मैं इसलिए यहाँ सब आप जो प्रबुद्ध जन हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमें बहुत ही भयानक समय में जी रहे हैं, और ऐसे समय में साहित्य और कविता जितनी जरूरत, जितनी प्रासंगिकता साहित्य की, कविता की आज के समय में है, उतनी शायद जब से सृष्टि बनी तब से नहीं रही। और हम सब जानते हैं, उसकी शक्ति भी जानते हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं पीछे चले जाइए, स्वाधीनता संग्राम में चले जाइए, और स्वाधीनता संग्राम में आप देखिए कि उस समय तो कोई टेलीविजन नहीं था, उस समय कोई रेडियो नहीं था, रेडियो था लेकिन हमारे काम का नहीं था, अंग्रेजों का रेडियो था तो उसमें तो कोई मतलब ही नहीं थी, और कोई अखबार, इसलिए कि 90% लोग उस समय निरक्षरता
से जूझ रहे थे। 90% लोग गांव में रहते थे और सारे के सारे वो उस समय राजे महाराजे और उनका वो राज्य हुआ, नवाब ये हुआ करते थे। तो ऐसे भयानक परिदृश्य में आजादी की बात कौन करता? सोशल मीडिया कुछ भी तो नहीं था। तो वो सब कवियों ने मोर्चा संभाला, लोक कवियों ने मोर्चा संभाला। और आप देखिए, मैंने संयोग ये है, ये किसी का फोन कर कि मैंने चूंकि लाल किले से आजादी का जो 15 अगस्त का लाल किले समारोह होता है उसके बहुत बार आपको देखा हाल सुनाया, बहुत बार राजपथ से सुनाया। तो मैंने सारा का सारा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ी है। तो अब उसमें भी व्हाट्सएप पे जाने क्या क्या बकवास आती रहती है, कोई मतलब नहीं, सब बकवास होती है। 90% बकवास आती है, झूठे फूटी बातें आती हैं, कहीं कोई मतलब नहीं। मेरा तो मैं जो कह रहा था, तो कवियों ने, लोक कवियों ने मोर्चा संभाला। और खाली यहाँ नहीं कि हिंदी में ऐसा या अवधि ब्रज और कहीं चले, दुनिया जितनी भारत की भाषाएं, असम के लोकगीत हों या कहीं और कहीं, पूरे भारत में एक मतलब भारत जैसे देश में, करवा चौथ वाले देश में, सती सावित्री वाले देश में पत्नी पति से कहती है कि तुम निठल्ले ऐसे बैठे रहो, देखो लोग महात्मा गांधी के लिए जान देने के लिए जा रहे हैं और तुम ऐसे निठल्ले बैठे रहो। और वो कामना करती कि मेरा पति आजादी के लिए शहीद हो जाए। ये होता है। तो आपको उस वक्त पत्रिकाएं जब्त हो जाती थी, जला दी जाते थे, अखबार प्रेस जब्त हो जाते थे, लेकिन छोटे छोटे पर्चे छाप के और ये क्रांति हुई। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप सब जो भी यहाँ बैठे हैं, वो पता नहीं एक ऐसी हवा चली है, मेरा किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। आज जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं युवा कवि था, मेरा थ्रूआउट फर्स्ट क्लास कैरियर था, तो मेरे परिवार वाले बड़े चिंतित रहते थे। लेकिन मैंने क्या उस समय, जितने उस समय कवि थे, आज आपातकाल के खिलाफ हजारों की भीड़ में खुल के कविताएं सुनाई, इस उम्मीद से सुनाई कि शायद जो होगा देखा जाएगा। जी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई राजनीति से किसी से संबंध नहीं, मेरा संबंध सिर्फ भारत से है, भारत के लोगों से है, भारत की संस्कृति से है और इंसानियत से है। तो ये ऐसे समय में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरह की संवेदनहीनता बढ़ रही है, अब वो मैं इस उत्सव के वातावरण में उस तरह की बातें करना, लेकिन जो पराकाष्ठा हो सकती है विकृति की, अभी परसों की शायद घटना है ये, या पता नहीं 2-4 दिन पहले की है, यानी सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी तो उदाहरण तो इतने हैं मेरे पास कि वीडियो भी उड़ता भी चाहता हूँ। कि जो एक वो आपके एम्बुलेंस में पति मरणासन स्थिति में उसके जूझ रहा है, अपने ऑक्सीजन लगी हुई है और उस महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास होता है और फिर वो आखिरकार जब वो नाकाम होते हैं तो उनका भाई उसका महिला का भाई साथ में था। तो बहरहाल वो न केवल उनको लूट लिया, छीन लिया मोबाइल, वो उसका पैसे वैसे और उसका मास्क निकाल के उसको इसी तरह फेंक फाक के चले। अब इससे जब एक एम्बुलेंस में एक आदमी अपने जीवन के लिए जूझ रहा है, और कहाँ की घटना है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से वो जा रहे थे सिद्धार्थ नगर, एक छोटा सा उदाहरण है। तो ये जिस तरह का अभी काम चल रहा है, जिस तरह के आप खबरें सुन रहे हैं, बहुत ही ऐसा कि कोई रिश्ता नहीं बाकी बचा। कहीं वो बच्चों ने माँ बाप को, गुरुग्राम की बात है, तो गुरुग्राम में अब माँ बाप बच्चे को मना करते हैं बहुत ज्यादा ये मीट्स को, तो वो बच्चा उनकी हत्या कर देता है। ये सब सच्ची घटनाएं हैं और दिल दहलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। और इस तरह के कितने उदाहरण, तो ये मैं इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ कि आप सब एक जो आप लेखनी है, उस खाली लिख लिया और फेसबुक पे छप गए, लाजवाब बेमिसाल हो गया, इससे नहीं चलेगा। देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, उसको कहीं ना कहीं समझने की और जानने की और उस जिम्मेदारी को महसूस करने की जरूरत है। अभी मैं बताता हूँ, कोलकाता में जो हुआ बहुत भयानक था, शर्मनाक था, दर्दनाक। मेरे बेटा डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, मेरा बड़े भाई डॉक्टर, मेरा
भतीजा डॉक्टर डॉक्टरों के खानदान में बहुत भयंकर घटना थी। लेकिन उसी दिन उससे 10 गुना 20 गुना भयानक मुजफ्फरपुर में हुआ, बिहार में, और मुरादाबाद में 2.5 साल की बच्ची, राजस्थान में 2 साल की बच्ची, और पूरा कितना गिनाता जाऊं, छत्तीसगढ़, ये वो सब जगह, पर वहां किसी कवि की कलम नहीं थी। तो क्या संवेदनाएं भी अब वो किसी दायरे में बन गई? चैनल की बात समझ में आती है, उनका समझ में आती है कि कहाँ उनको अपना ये देखना है किस तरह का, कहाँ खबरें दबानी है, कहाँ नहीं दबानी है। लेकिन आप तो कवि हैं, आप में अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर वो आपने खाली घटना देखी और आप उनकी तरह भेड़ों की तरह उसमें झुंड में शामिल नहीं हो सकते। आप कोई खबर फॉरवर्ड करते हो और वो अगर एक घृणा से भरा संदेश है, आप जाओ तहने तो जाओ कि सच्चाई क्या है। ये अगर ऐसे, मैं इसलिए कि ऐसे बुद्धिजीवियों से, मेरे बहुत सारे ऐसे समूह जिसमें एक से दिग्गज बुद्धिजीवी हैं, और उनकी भी कई बार मैं देखता हूँ कैसे मति भ्रष्ट है, असलियत क्या है और कहाँ क्या फैलाया जा रहा है। वो बेचारे, उनकी रोजी रोटी है, दुआटी से लोग बैठे हैं। जब कोरोना के 5000 मरीज हो गए तो उन्होंने पोस्टर छाप दिया, 5000 भारत को गर्व है, बाद में हटाया गया वो लगता। तो वो ऐसे लोग वहां बैठे थे। तो और जो वो कर रहे हैं कहीं की आईटी से लो, फिर वही बात, किसी पार्टी वार्टी का मतलब नहीं है। लेकिन जो कुछ आप सबको जो बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पे, सबको बहुत थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, उस झूठ से लड़ने की जरूरत है, उस घृणा से लड़ने की जरूरत है। जो हमारी सदियों की बनाई हुई मिली जुली तहजीब है, उसको बचाने की जरूरत है। सद्भावना, ऐसा कोई देश दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि आप समाज में आप वैमनस फैलाओ। अभी 7 साल के बच्चे को प्रिंसिपल ने स्कूल से निकाल दिया, बच्चा टिफिन में बिरयानी लेके आ गया था। अब आप बताइए, कोई हाथ खड़े करिए, आप समर्थन कर रहे हैं, बताइए मुझे। 7 साल का बच्चा, माँ ने रखा टिफिन और बच्चे को पीड़न किया गया, वो एक अलग बात है। ये जो कुछ हो रहा है ये भयानक है। और समाज को, अगर समाज टूटेगा, वैमनस्य फैलेगा और इस तरह, तो वो कहीं पर उसमें क्या विकास होगा, क्या उद्योग लगेंगे, क्या होगा। तो ऐसे समय में हम सबको बहुत सतर्क होके ये देखने की जरूरत है कि कैसे हम भारत के पक्ष में खड़े रहें, भारत के लोगों की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, वहां खड़े रहें। अभी कल वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से माता, एक शव, माता, एक बच्चे की डेड बॉडी माता के कंधों पर है और एक के पिता के कंधों पर। 15 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं अपने गांव। ये हमारा भारत आज भी है। तो थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि भारत कहाँ है। तमाम, आपको कोई इसमें कोई शोध करने की जरूरत नहीं है, सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं कि हम किस जगह कहाँ खड़े हैं। तो वो ये है कि हम सब इस लिहाज से काम करें कि देश जो हमारा है उसमें से झूठ की जगह सच्चाई आए, घृणा की जगह प्रेम फैले। भारत, हमें ईश्वर ने आप सबको लेखन का जो भी दिया, प्रतिभा दी है, वो इसीलिए दी है कि आप समाज का नेतृत्व करें। आप भी उसी तरह बह गए तो फिर खुद कुछ बचेगा नहीं। कविता मनुष्यता की मातृभाषा है और कविता मनुष्य की अंतिम आशा है, ऐसा माना गया है। तो इसलिए इस अंतिम आशा के सब आप सब जो है मशाले आप सबके पास हैं। अपने लेखन से, जागरूकता से समाज को, देश को, देश की संस्कृति को, देश के जीवन मूल्यों को बचाने की जरूरत है। इसके लिए हम विश्वगुरु बनना तो चाहते हैं, पर ऐसे विश्वगुरु नहीं बन सकते आप कि आपके महिला सुरक्षा में आप टॉप पर हो और आप विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे। तो वो कहते नहीं है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी ये सिर्फ जुमलेबाजी से नहीं चलेगा, है ना। तो आपको सच्चाई, धरती पर उन चीजों को लाना पड़ेगा। 2.5 साल के बच्चे सुरक्षित नहीं, आप रमन्ते तत्र देवता कर रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। तो वो इसलिए अपने जीवन मूल्यों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आप सबकी लेखनी को सक्रिय होना है। और एक ये नहीं कि बस कुछ भी हुआ तो मुक्तक लिख दिया, उससे कुछ नहीं होना है। आप एक सतर्क, जागरूक लेखक, कवि बनिए और उस झूठ से, घृणा से आपको लड़ना है, जूझना है, तब आपका लेखन सार्थक होगा। धन्यवाद।